हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। क्या पढ़ रहे थे हम? CMA फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर नंबर 2, जिसमें सबसे पहला पार्ट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने कुछ सेक्शन वाइज सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 है ना। तो अभी हमने सबसे पहले क्या उठा रखा है? मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का जो चैप्टर नंबर 1 था, जहाँ हमने क्या सीखा कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के कितने फ्रेमवर्क हैं। तो कितने फ्रेमवर्क हैं? 4 फ्रेमवर्क हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल, सेकंड लीगल, थर्ड इंस्टीट्यूशनल, फोर्थ रेगुलेटरी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने जाना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से होती है। लीगल में हमने जाना कि हमें लॉ को फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशनल ने बोला कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, जो CA में करवाते हैं, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और आफ्टर दैट हमने क्या सीखा? जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी बातें भी हमें माननी है। तो अभी हम क्या करेंगे? जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था उसको, जितने भी वहाँ हमने वर्ड्स पढ़े, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, भाई ये क्या होते हैं, रूल्स है क्या, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉमा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। हेडिंग डालो चैप्टर 2। हाँ, चैप्टर फर्स्ट हो गया। नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, अभी थ्योरी है ये। तो मॉड्यूल की जो भी क्वेश्चन है वो मॉड्यूल में करो, MCQ ही तो है, कॉपी में जगह नहीं छोड़नी है। कॉपी में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे और जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में वो करेंगे। ठीक है, लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉमा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉमा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग, वाई अकाउंटिंग रूल्स आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन उठ के आता है कि अकाउंटिंग रूल्स ज़रूरी क्यों है। आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, ना भी पूछे तो बेसिक है कि आपको अकाउंटिंग के रूल्स की क्यों ज़रूरत है। तो भाई क्यों ज़रूरत है? इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर 5 टाइप का बिजनेस है तो वो 5 अलग अलग स्टाइल से अपनी अकाउंटिंग करेगा। समझने वाले को 5 तरह की अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। अब मैं 2 दुकानों को कंपैरिजन कैसे करूँगी? तो जब बेस सेम नहीं होता तो कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैं CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को CMA फाइनल के स्टूडेंट से कंपेयर कर रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फाउंडेशन के बच्चों को किससे कंपेयर करना है? फाउंडेशन से। इसका मतलब वो क्या है? सेम लेवल पे हैं, बस अब मुझे उनको कंपैरिजन करना है। तो जब बेस सेम होता है तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आता है कि अकाउंटिंग रूल्स क्यों ज़रूरी है, तो किस लिए ज़रूरी है? यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। समझे? तो लिखो वाई अकाउंटिंग नीड्स आर, अकाउंटिंग रूल्स आर नीडेड। क्वेश्चन मार्क बना के लिखेंगे फर्स्ट, वाई अकाउंटिंग रूल्स आर नीडेड। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है अकाउंटिंग रूल्स की? तो क्या ज़रूरत है? डिफरेंट बिजनेस फॉलोज डिफरेंट मेथड्स, सो कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। टू मेक इट कॉमन हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग रूल्स बनाते हैं। तो लिखो इसके नीचे
different businesses follow different methods. इससे होगा क्या, कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा, कंपैरिजन becomes डिफिकल्ट। कंपैरिजन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कॉमन रूल्स बनाओ। कॉमन रूल्स को क्या बोलेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। उन गैप से ही निकल के आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑल ओवर जो यूनिवर्सल जो लॉ चलता है वो होता है हमारा गैप। जब हम यूएस में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या आता है, गैप आता है। वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड वो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के लिए है। तो टोटल जो रूल है जो सबके लिए सेम है वो है हमारे गैप। वहीं से कुछ ना कुछ हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला भाई, तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि हमने कॉमन रूल्स बना दिए। तो लिखो, कॉमन रूल्स आर क्रिएटेड, कॉमन रूल्स आर क्रिएटेड। कॉमन रूल्स बना दिए जाते हैं और उन कॉमन रूल्स को क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्ड गैप, GAAP, डबल ए है ना। अच्छा, गैप की फुल फॉर्म क्या हुई बच्चों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई डाउट, चल ठीक है। एक बार मॉड्यूल देना ये, समझ में आया, ठीक है। तो अकाउंटिंग में रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था। और कंपैरिजन कब होता है, जब दोनों सेम होते हैं। दोनों जब सेम होते हैं इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्मिटी है मतलब सब कुछ सेम है, तो हम क्या करेंगे, मेथड सेम है तो कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब आगे चलते हैं कि चैप्टर का जो नाम है कि भाई ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलो हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नहीं गैप में कुछ नहीं लिखना। गैप क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, रूल भी है, कन्वेंशन भी है, सब कुछ गैप बोलते हैं। हमें जिनसे मतलब है वो है स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेसिक रूल दैट टेल हाउ टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिपोर्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नीचे एरो करो और लिखो बेसिक रूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिक रूल। ये वो रूल है जो हमें बताएंगे कि ट्रांजेक्शन को, दैट टेल हाउ टू रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, हाउ टू रिकॉर्ड, एंड उसे रिपोर्ट कैसे करना है, जनता को कैसे बताना है, एंड हाउ टू रिपोर्ट। अच्छा, कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक रूल है जो हमें ये बताएंगे कि ट्रांजैक्शन को लिखना कैसे है और ट्रांजैक्शन को बताना कैसे है, ठीक है। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखने, बताने, सॉल्व करने का तरीका ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाता है, समझे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो हिस्से होते हैं। चैप्टर का नाम क्या था,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन। प्रिंसिपल इनके पिताजी हैं, इनके दो बेटे हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। प्रिंसिपल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल में पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दो चार जो कॉन्सेप्ट हैं, 5-7 जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे, फिर कन्वेंशन को पढ़ेंगे। दोनों को मिला के क्या बोल दिया जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। तो पुट हेडिंग इन योर नोटबुक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चलो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक अजम्पशन होता है। अब अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अवधारणा, कि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा करना ही करना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक अजम्पशंस। ये बेस होते हैं किसके? अकाउंटिंग करने के, मतलब फाउंडेशन है क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब इनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ऐसा मानते हैं अगर अकाउंटिंग हो रही है तो ऐसी ही हो रही होगी। जैसे कि आप कोचिंग आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? पढ़ने ही तो आ रहे हो। तो मतलब अगर आप घर से कह के निकल रहे हो कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली घर वालों के दिमाग में क्या असम्पशन है कि बच्चा पढ़ने ही जाते हैं, कोचिंग में कोई नाचने तो जाते नहीं है। सेम अगर आप बोलो आप स्कूल जा रहे हो तो पढ़ने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं थिएटर जा रहा हूँ तो वो मूवी देखने ही जा रहे होगे। दैट मीन्स हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी असम्पशन हम खुद बना लेते हैं उन्हीं क्या बोल देते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग को देखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास मोहन के बिजनेस के अकाउंट्स आए, ये रहे अकाउंट्स की बुक मान लेते हैं, तो जब मैं उन्हें खोल के देखूंगी तो कुछ असम्पशंस मैं अपने दिमाग में बना लूंगी कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब देखते से ही जो दिखने लग जाए वो क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका मतलब उनको फॉलो करते हुए ही हम अकाउंटिंग करते आए हैं, बेसिक हैं, वो नहीं होगा तो अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? चलो लिखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर assumptions and conditions. Accounting concept are basic assumption on which accounting is done. लिखो, these are the basic assumptions these are the basic assumption on which accounting is done. These are the basic assumption on which accounting is done. Accounting concept, accounting concepts defines the parameter
defines the parameters. What is the meaning of parameters? And constraint. मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना. पैरामीटर बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वहीं यहीं रुक जाना है. कंस्ट्रेंट का मतलब है इससे आगे नहीं जाना, रोक लगा देना. तो पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड और कांस्टेंट का मतलब होता है जहां हमने रोक लगा दी है. ठीक है, तो इन दोनों को कहाँ पे डिफाइन कर रखा है. अकाउंटिंग का क्या पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ओनली. अकाउंटिंग के क्या कंस्ट्रेंट हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ओनली. क्या बेसिक अजम्पशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही बेसिक अजम्पशंस होते हैं. समझे, अलग अलग हुए. पैरामीटर मतलब आपको कहाँ कहाँ तक करना है और कांस्टेंट मतलब कहाँ रुक जाना है. ठीक है, नहीं दोनों में थोड़ा सा तो अंतर हुआ ना. कहाँ तक करना है मतलब आपको क्या क्या काम करना है, कि आपको अगर सेल को रिकॉर्ड करना है तो किस पैरामीटर तक कहाँ पे रिकॉर्ड करना है. कांस्टेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, साफ आपको मना कर दिया है, जहाँ रोक लगा दी गई है. जैसे कि कोई भी इनकम अगर आपकी एक्रूवल नेचर पे है तो रिकॉर्ड होगी, कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होगी. दैट मीन्स कांस्टेंट है, मना कर दिया आपको. आपको ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद आपको बहुत जोर से फायदा होगा, तो लगने पर उसे रिकॉर्ड नहीं करते, दैट मीन कांस्टेंट है. लेकिन आपको खर्चे का लग रहा है तो खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसका एक पैरामीटर डिफाइन हो रखा है. समझे, चलो रिकॉर्ड करते हैं. अभी हम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, हम पूरे अकाउंट्स में यही पढ़ते हैं. ठीक है, अब कितने कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास वो हमें देखने हैं. तो हमारे पास जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो है 9 कॉन्सेप्ट हमारे पास गिवन है. लिखो, there are following accounting concept. There are following accounting concepts. There are following accounting concepts. क्या, चलो पहला लिखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेकेंड लिखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. थर्ड लिखो, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. फोर्थ लिखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. एक्रूवल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट लिखो, एक्रूवल कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट लिखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट.
मैचिंग मैचिंग। कौन सा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग GOING, कंसर्न CONCERN कॉन्सेप्ट, CERN कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलें आगे। अब हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिखो हेडिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का? बिजनेस और उसका मालिक अलग अलग होते हैं, ये मतलब है कौन से कॉन्सेप्ट का? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। बस अब लोग सुनो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पहली बात तो समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब अजम्पशन है, किसकी? अकाउंटिंग की। कॉन्सेप्ट मतलब फाउंडेशन है, बेस है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है, और यही होता है। हम अकाउंटिंग मालिक के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते। देखो मालिक अपनी अकाउंटिंग खुद कर लेगा, उसके पास हाथ पैर है, दिमाग है, सब है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास हाथ पैर नहीं होते हैं, तो वो अकाउंटिंग कैसे करता है? अकाउंटेंट रखता है, उसकी मदद से करता है, या फिर मालिक ही कर लेता है उसकी अकाउंटिंग। इसका मतलब बिजनेस अलग और उसका मालिक अलग, ये तय है। कभी भी अलग अलग सेम दोनों नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग। तो ये अजम्पशन है, ये बार बार बिजनेस बोल के थोड़ी बताएगा मैं अलग हूँ मालिक अलग है। हर इंसान को पता होना चाहिए कि बिजनेस अलग और उसका मालिक अलग होता है। समझे मेरी बात? चलो, तो यही कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, समझे। जैसे कि ओनर का पर्सनल पैसा बिजनेस का पैसा नहीं होता है, और बिजनेस का पैसा ओनर का पैसा नहीं होता है। जैसे कि ओनर के घर पे 10 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, तो वो धंधे की नहीं है, वो बिजनेस की नहीं है, तो इसलिए मालिक अलग और उसका बिजनेस अलग। होने को तो मालिक ही उस बिजनेस का ओनर है, उसी का है सब कुछ, लेकिन अकाउंटिंग के लिए सब हम क्या कर देते हैं? अलग अलग, क्योंकि जिससे फेयर व्यू रहेगा कि मालिक का पैसा भाई हमारा नहीं है, हम उसका इस्तेमाल थोड़ी ना कर सकते हैं, उसको यूज़ करके कुछ कमाई थोड़ी ना करेंगे, उसको यूज़ करके प्रॉफिट थोड़ी ना जनरेट करेंगे, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है बच्चों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर घर का बॉस है, बिजनेस ऑफिस का बॉस है, समझे। बिजनेस अलग है और मालिक अलग होता है। ओनर का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलो, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस आज, कल, परसों, आगे आने वाले समय तक चलता ही रहेगा। मैंने दुकान खोली तो ये सोच के नहीं खोली कि 1 साल में बंद हो जाएगी। कभी भी हम गंदा सोचते हैं क्या? नहीं, हम क्या सोचेंगे? हम जीवन भर बिजनेस करेंगे और तरक्की करेंगे और बिजनेस को बड़ा करेंगे। तो कोई भी मुझे यहाँ दुकान दिख जाएगी, बाहर आप चलोगे तो आपके दिमाग में ये थोड़ी आएगा कि कल नहीं खुलेगी। कभी आता है क्या ऐसा कि कभी ये कल नहीं खुलेगी? हम क्या सोचते हैं? आज है तो कल भी खुलेगी, मतलब वो स्थिर है एक जगह, समझे। जैसे बाजूस वाली शॉप है एक, है ना, आप जाओगे जस्ट निकलते ही सही है, तो अगर वो आज खुल रही है तो क्या कल नहीं खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी। क्या परसों नहीं खुलेगी? बिल्कुल। तो बिजनेस है तो हम क्या मानते हैं कि ये चलता ही रहेगा, मतलब तो छुट्टी होती है, परमानेंट बिजनेस बंद नहीं होता। लेकिन अब बिजनेस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि अब हम अपनी दुकान 6 महीने में बंद करने वाले हैं, तो अब हम क्या मानेंगे कि भाई अब ये बंद हो जाए। इसका मतलब वो चल रही है तो रोज बोर्ड नहीं लगेगा कि हम चल रहे हैं,
हमारी यहाँ दुकान खुलेगी, डेली डेली हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन जब बंद होने वाला होगा तब हमें क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। जैसे क्लासेस का टाइम डेली रहता है कि डेली आपकी क्लास है, तो डेली आपको थोड़ी ना फ़ोन करेंगे आ जाओ क्लास है, आ जाओ क्लास है, आ जाओ क्लास है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मंडे से सैटरडे तक आपकी क्या है, क्लास है, लेकिन संडे को अगर है तो मुझे आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अजम्पशन है कि डेली हमें डेली हम सोएंगे, डेली उठेंगे, डेली खाना खाएंगे, डेली नहाएंगे धोएंगे, जो भी सब करेंगे। दैट मीन्स ये बेसिक अजम्पशन है। लेकिन आज मुझे खाना नहीं खाना तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ना मम्मी को कि मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। दैट मीन्स जो हम मान रहे हैं वो अजम्पशन, जो बताएंगे वो हो जाएगा डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न क्या है, हमारा एक अजम्पशन है। हम ऐसा मानते हैं जितने भी बिजनेस हैं वो चलते ही रहेंगे, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उसे बंद करने का। मतलब मालिक ने दुकान खोली है तो ये सोच के खोली है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगा, मैं इसे आगे चलाऊंगा, तरक्की करूंगा। समझे मेरी बात? तो कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 2। पहला क्या है, मालिक अलग और उसका बिजनेस अलग। दूसरा क्या है कि बिजनेस इस इंटेंशन से नहीं खुला कि बंद हो जाएगा, बिजनेस इस इंटेंशन से खुला है कि वो चलता ही रहेगा, आगे आने वाले समय तक बिजनेस चलता ही रहेगा। नहीं नहीं है वो चिंता वाला चिंता नहीं है, गोइंग कंसर्न मतलब चलता ही रहेगा। बोल, कंसर्न का कोई अर्थ नहीं है, बस नाम है इसका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये सोच है हमारी कि चलता ही रहेगा वो। ठीक है, चलो लिख लिया। अब पहले एक एक समझ के एक एक लिखते जाते हैं, वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे। लिखो, हेडिंग डाल दी गोइंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर लिखो बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। देखो, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। समझने के लिए लिख, अभी तो ऐसे लिखो, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, फिर अभी लिखवाऊंगी डेफिनेशन। लिखो, दिस कॉन्सेप्ट says that this concept says that, लिख रही हूँ, लिखो, this concept says that business and owner are treated as business and owner are treated as two separate persons, two separate persons. Business and owners are treated as two separate person for accounting purpose, for accounting purpose. अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों को अलग अलग प्राणी माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल लिखो, इफ मिस्टर सी, एग्जाम्पल इफ मिस्टर चिराग introduce rupees 10 lakh into X and company,
तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देखो मिस्टर चिराग ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या है, हमारी इनकम है ना, नहीं, हमने क्या बोला, मालिक अलग और उसका धंधा अलग। अब किसी ने हमें पैसे दिए तो हमारी कमाई नहीं है, बोझ है हमारे ऊपर, हमें उसे वापस देना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही होते तो क्या बोलते, इसका पैसा मेरा पैसा एक ही बात है, लेकिन नहीं, ओनर का पैसा आपका पैसा नहीं है, बिजनेस के लिए वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी, बोझ बन जाता है जिसको हमें वापस देना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। एक्स एंड कंपनी, कोई कंपनी का नाम है एक्स एंड कंपनी, तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू this amount is not income, this amount is not income, वो क्या है, it is a liability, म्हणजे कैपिटल, बिकॉज मतलब सॉरी, because business has to because business has to return it to owner, ओनर का पैसा बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ना कि इनकम होती है। यह है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ व्यू, ये हैज टू रिटर्न इट टू ओनर बिकॉज कैपिटल, बिकॉज बिजनेस हैज टू, because business has to return it to the owner। चलिए, सेकेंड वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, कि बिजनेस चलता रहेगा। द ओनर हैज नो इंटेंशन टू शट डाउन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर, कि आगे आने वाले समय में मालिक का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो बिजनेस को क्या करे, बंद करे। सो द ओनर ऑफ बिजनेस हैज नो इंटेंशन टू शट डाउन और क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। तो लिखो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या क्या नहीं लिया, बिजनेस हैज टू रिटर्न इट टू द ओनर, क्यों, तो बिजनेस हैज टू मतलब करना है, ये फिक्स है, ठीक है। लिखो गोइंग कंसर्न, और यहाँ पर इंग्लिश का इतना ध्यान मत दो कि हैज टू, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, और सही है ये इंग्लिश, ठीक है। गोइंग कंसर्न concept, this concept assumes, लिखो this concept assume this concept assumes that the business will
continue operating, that the business will continue operating in the future, in the future. Business will continue operating in the future and it is not going to close soon. And it is not going to close soon. Soon. The business has no intention to stop operation in foreseeable future. The business has no intention, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आगे आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को बंद करे. तो टू स्टॉप, the business has no intention to stop operations in the foreseeable future. In the foreseeable future. क्लोज एंड कहाँ पे स्टॉप. फोरसीएबल फ्यूचर, आगे आने वाले समय में. तो इन नियर फ्यूचर हमारा सच कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्या करें, बंद करें. कोई समझे क्या? एक ही बात है. थर्ड लिखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. थर्ड वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. कोई नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, नो इश्यू. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं वो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होने चाहिए. दैट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मनी टर्म्स में एक्सप्रेसिबल नहीं है तो वो अकाउंटिंग में लिखा नहीं जाएगा ना. आपको गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है ना, आपको दुख हो रहा है ना, तो ये सब जो इमोशंस हैं ये एक्सप्रेसिव नहीं हैं क्योंकि इनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में सिर्फ क्या आएगा, वही ट्रांजैक्शन जिनको हम किस में मेजर कर सकते हैं, मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. कोई दिक्कत किसी को? तो चलो लिखो इसके अंदर, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. Each and every business transaction should be measured and expressed in terms of money. In terms of money and money's worth. MESURED, measured and expressed in money and money's worth. जिसकी कोई मूल्य होना चाहिए, उसका कोई कीमत होना चाहिए, उसे INR में हम रिप्रेजेंट कर देनी चाहिए.
ऐसे नहीं लिखोगे कि बिजनेस में 10 व्हीकल हैं, 3 कंप्यूटर हैं, 5 फोन है, नहीं, 10 जो व्हीकल है उनका क्या लिखो, प्राइस लिखना है, ठीक है। हमारे पास एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग होगी आपके पास, आप उसकी क्या लिखोगे, प्राइस लिखोगे। तो जो भी कोई ट्रांजेक्शन है, जो भी कोई आइटम है, उसको उसके नाम नंबर से नहीं लिखना है, उसको उसके मूल्य से लिखना है, दाम से लिखना है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ एक ही भाषा समझती है जिसका नाम क्या है बच्चों, मनी, पैसा, रुपीस, ठीक है। लिखो एनी रिलेटिंग एनी ट्रांजेक्शन इन इंडिया, any transaction relating to entity, any transaction relating to entity formed in India should be expressed इन किसमें होगा, भारत में तो रुपीज में होगा, INR में होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे वो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है आयुष। जैसे कि जो हमारे एसेट होते हैं उनको हम कॉस्ट पे लिखते हैं, है ना, लेकिन जो हमारे प्रोविजन होते हैं उन्हें हम फेयर वैल्यू पे चार्ज कर लेते हैं। NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे इन्वेंट्री को चार्ज करते हैं। तो ये तो अंदर रूल्स में आएगा, पर लिखना पैसे में है, बस ये बताता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। किस पे लिखना है, क्या लिखना है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे कौन से कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। चलो लिख लिया। अब इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मेजर नहीं कर पाते ना, वो ये लिख नहीं सकता है। तो अगर फायदे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, नुकसान होंगे, ठीक है, समझे। तो कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हमने आज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने हिस्से होते हैं, 2, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट अब कितने पढ़ेंगे, 9। उसमें से पहला कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज मनी मेजरमेंट। बिजनेस एंटिटी मतलब मालिक अलग, बिजनेस गोइंग कंसर्न मतलब कल बंद नहीं, हमेशा चलता रहेगा। थर्ड वन इज मनी मेजरमेंट, सिर्फ हमें ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करके ही लिखना है, उसके नाम नंबर से उसको नहीं लिखना है। चलो कोई दिक्कत, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब जो भी आज पढ़ाया ना वो अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ के आना, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना ही, एक पेज पढ़ाया मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, तो वो पढ़ के आना। बोलो फिक्स है? नहीं, मस्ट भी नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा लिखना है। और मैंने कितनी बार बोला इंग्लिश पे ऐसे नहीं जाओ, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कोई आपसे शुड भी मस्ट भी पे नंबर नहीं काटेगा, बड़े हो जाओ। नहीं ऐसे नंबर नहीं कटेंगे। शुड बी, मस्ट बी, टेंसेस मत पढ़ो, यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। शुड बी इसका मतलब ये है कि लिखना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं, हम तो थोप नहीं रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है जो फॉलो करने हैं। बहुत लोग नहीं करते तो क्या करेंगे, उनके ऊपर केस चलता है, वो अकाउंटिंग गलत होती है। तो इसीलिए शुड बी, अगर लॉ ऐसा है कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, शुड बी फॉलो, क्या हमें करने चाहिए।